नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और आज हम बात करेंगे सियासत में एटीएम की। जी हां, छत्तीसगढ़ में कई अधिकारियों के यहां ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई सियासत का नया मुद्दा बन गई है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बीच पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सीएम भूपेश को सोनिया गांधी का एटीएम बताने के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। इस आरोप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दे डाली। तो बड़ी चेतावनी दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है। तो सियासत में अब एटीएम की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ में ईडी का शिकंजा हमें देखने को मिला है। कई अधिकारियों पर छापा ईडी का पड़ा और अब ये सियासी मुद्दा बन गया है और एक नई बहस इस पर छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेट अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे तक पहुंची हुई है। ये आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है पोल के ऊपर 25 रुपया वसूल किया जा रहा है। वो अगर नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय खनिज विभाग द्वारा खनिज के अंदर ट्रांसपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन परमिशन दी जाती थी। आपकी सरकार आने के बाद आपने ऑनलाइन प्रथा खत्म करके इंडिविजुअल परमिट काटने की प्रथा ट्रांसपोर्टिंग की प्रारंभ की। भ्रष्टाचार किए हो और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए हो और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का पैसा जो इन लोगों ने दबा करके रखा था और नियमों के विपरीत जाके अगर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है। न केवल देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहां पे छापा मारेगा। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया इतनी बड़े पैमाने पे छापेमारी की कार्रवाई हो और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खोलने लगा है। ईडी के छापे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, मैं समझता हूं कि राज्य के मुखिया की ये घबराहट और तिलमिलाहट है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में जहां जहां भ्रष्टाचार की बू आई है, जहां जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। रही बात विपक्ष की, तो सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से सियासत अपने चरम पर है और अब एक नई एंट्री हो गई है एटीएम की सियासत में। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं धनंजय जी आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब ये सियासत हमें देखने को मिल रही है बयान पर, अब आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानहानि का केस दर्ज होगा, तो वाकई मानहानि का केस दर्ज आप लोग करेंगे?
निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बात कही है, तो कांग्रेस पार्टी हमारे सरकार अमल करे। इसका कारण है भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़िया बेटा है, छत्तीसगढ़ किसान पुत्र है और छत्तीसगढ़ की माटी के लिए काम कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी जा रही है और लगातार उनके ऊपर झूठे लांछन लगाया जा रहा है, झूठे आरोप लगाया जा रहा है, जिससे कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। और जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी जो खुद 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने का काम किया। हम तो कह रहे हैं ना भाई, आपके पास सत्य है, आप उसको सार्वजनिक करिए। अगर कोई आरोप लगाता है, उसके पास तथ्य होते हैं, तो सार्वजनिक करने में क्यों भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है? क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई तथ्य 25 रुपए पार्टी को उसको बहुत बड़ा कारण होगा। देश में 52 खदानें हैं कोयला के, उसमें से 52 खदानों का नियंत्रण श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के हाथ में, उनके अधीन में है। और रमन सिंह कह रहे हैं कि वर्षों से वहाँ घोटाला हो रहे हैं। मतलब रमन सिंह जी ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वहां से घोटाला कर रहे हैं। मैंने बताया ना, 58 खदान का कुछ डाटा दिया है। दूसरी बात, नान घोटाला, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ। उसके दौरान एक डायरी जब्त हुआ था, उसमें लिखा था मैडम सीएम को जाता है पैसा, उसमें लिखा था ऐश्वर्या रेसिडेंसी को जाता है पैसा। साथ में देखें डीटीएच घोटाला जो डॉक्टर रमन सिंह के दामाद ने किया था, उस पर जांच हुआ। जांच के बाद जो बैंक मैनेजर उस पर कार्रवाई हुई, जो जमानत पर है। चिटफंड घोटाला जिसमें डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। आप तथ्यात्मक बात करिए ना, आप हल्के बात मत करिए। मैंने ये तीनों नाम इसलिए गिनाया है कि इसमें तथ्य थे ना। आपने आरोप लगा दिया, हम तो कह रहे हैं आरोप है, पब्लिक डोमेन में दीजिए। पब्लिक में आपने पब्लिक के सामने आरोप लगाया है, दीजिए ना, तथ्य है तो। नहीं तो आपके ऊपर मानहानि किया जाएगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी के छवि, उनके चेहरे से और उनके जो किसान होने से ये चिढ़े हुए हैं। उनको एक बात की चिंता हमेशा बार बार सराहती है। उनको लगता है कि भूपेश बघेल जो किसान है, उनके लिए आरएसएस और भाजपा के लिए पीड़ादायक है। कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर रमन सिंह जी को तथ्य देना चाहिए। तथ्य नहीं देंगे तो उनके ये आरोप झूठे हैं। लौटूंगी मैं धनंजय जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी बने हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सियासी बवाल को, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इन्हें आज से नहीं बरसों से इनको केंद्र सरकार का तोता कहा जा रहा है। इस प्रकार से पहले भी वो तोता थी, अभी भी तोता के वहां पे काम हो रहा है। ये बात में कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने में। लेकिन हमेशा से पॉलिटिकल एंगल ढूंढ जाना ये भी सही और लाजिमी नहीं है कि इनकम टैक्स हमेशा पॉलिटिकल एंगल देख रही है, हमेशा पॉलिटिकल एंगल देख रही है। ये केवल आप इससे केवल बच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं। हाँ, होंगे कुछ पॉलिटिकल केसेस उनसे साधे जाते हैं, बात सत्य है। मध्य प्रदेश के देख लीजिए, आसाम के देख लीजिए, कर्नाटक के देख लीजिए, महाराष्ट्र के देख लीजिए, लेकिन इनमें कुछ तो सच्चाई ढूंढी जा सकती है। पूरी की पूरी फेक और पूरी की पूरी रेड फेक या पूरी के पूरे आरोप प्रत्यारोप जो भी है वो गलत हो, ये ऐसा मैं नहीं मानता। अब हालांकि यहाँ पे केसेस अलग है, मानहानि का एक दूसरे के ऊपर दावा ठोक रहे हैं। सीएम साहब ने उनकी पर मानहानि की है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया कि आप मानहानि कीजिए, मैं कहते रहूंगा और जनता की आवाज उठाते रहूंगा। लेकिन हमेशा से किसी भी प्रदेश में 100% केवल आप पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रहे हैं, ये सत्य नहीं है। वो बावजूद इसके कि अभी तक जितने बड़े बड़े केसेस जो हुए हैं, ईडी ने, इनकम टैक्स ने अपनी पूरे हिंदुस्तान में छवि ऐसी बना के रखी है। अगर सबसे ज्यादा हनन किसी का हुआ है तो विश्वसनीयता का हुआ है, छवि का हुआ है। जिस तरीके से हम देखते हैं जहां जहां ईडी की कार्रवाइयां होती हैं, खास तौर पर जहां कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस का यही कहना होता है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो इनके पक्ष में ही, बीजेपी के पक्ष में काम करती हैं, इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। ये लोग लड़ाई नहीं लड़ पाते, इसलिए ईडी को भेज देते हैं, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। ऐसा हो जरूरी नहीं वो कह रहे हैं वो सही हो, ऐसा मैं 100% नहीं मानता। होता है, अगर ऐसी बात है तो कलकत्ता में इतने पैसे, इतने करेंसी निकलती नहीं। अगर सिर्फ ऐसा ही है तो किसी अधिकारी के 4-5 करोड़ कैश निकलते नहीं, ईमानदारी से पाक साफ होके आ जाते। अगर ऐसा ही है तो बहुत सारे केसेस वो जेल से रिहा होके
या जेल कोर्ट ने उनके खिलाफ खारिज कर दिया हो केस, जैसे पहले की सरकार में हुआ। जैन जैन जो है उनके हेल्थ मिनिस्टर, उनके लिए उन्होंने कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ऐसा हमेशा से नहीं होता है। कैश निकलते भी है, जाहिर से अधिकारी भी है कैश, नंबर 2 के कैश, काला कैश, जितने भी कैश है कलकत्ता में भी हमने देखा है, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है। तो हमेशा से आप नहीं कह सकते कि उनकी 100% रेट जो है वो पॉलिटिकल है। ऐसा हमेशा से नहीं माना जाता। पॉलिटिकल है, सत्य है, 100% नहीं। जी धनंजय जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। बीजेपी कह रही है कि सच सामने आएगा और कुछ भी छुपेगा नहीं। वो सच को सामने लाइए तो हम है, और हमने कोई ऐसा बेईमानी नहीं की जो सरकार को कही है। सुनिए, पेंशन कोई लगाएगा, हम होगा तो एक जन अदालत डॉक्टर रमन सिंह जी दोषी साबित होकर हम अदालत में भी राष्ट्रपति के खिलाफ दावा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है ना। को लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। एक कहना है कि प्रदेश 40 अधिक साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, आप भी चैनल से बताइए कितने कार्रवाई किया। 3 अधिकारियों में छापा है और 40 के ऊपर किस प्रकार के लांछन लगा रहे हैं। 52 खदान खदान है, 52 खदानों का संचालन नरेंद्र मोदी जी है। तो इस प्रकार के अगर झूठे आरोप लगा रहे हैं तो क्या प्रस्तुत भारत दिया नाम घोटाला की डायरी जब पता नहीं रमन सिंह को वहां कौन रहते हैं, इधर कहा जा रहा था मैंने टीसीएस घोटाला कार्रवाई की। टीसीएस घोटाला किसने किया? रमन सिंह के दामाद ने किया था। मैंने उसके पुत्र अभिषेक सिंह को बताया था सिंह के ऊपर घोटाले में दर्ज हुआ है। आप तथ्य थे, अगर आप आप डर किस बात कह रहे हैं, किस बात को छुपा रहे हैं? तो 4 कदम आगे बढ़कर अभी भी बात करना चाहिए और जो आरोप तो प्रस्तुत करना चाहिए। आप कह रहे कोर्ट में जाकर धनंजय जी, एक बात और है यहाँ पे, पहले भी यहाँ पर बीजेपी कई बार बयान दे चुकी है कि एटीएम वाला जो बयान अभी दिया, इसके पहले भी कई बार बीजेपी ये आरोप आप लोगों पर लगाती रही है, मुख्यमंत्री पर लगाती रही है। तो पहले आप लोगों ने इतना रिएक्ट क्यों नहीं किया? कई बार बयान दिया है, इस बार आप लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। आरएसएस और भाजपा के लोग के नेताओं की मानसिक छोटा सा उदाहरण 170 करोड़ धन योजना के माध्यम से की है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस पार्टी 600 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगा, 600 करोड़ के अंदर है। जी चलिए, आप बने रहिए, मैं साथ लौटूंगी धनंजय जी आपके पास। उचित सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि ईडी डराने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको वाकई इससे कांग्रेस को डर लगना चाहिए? क्योंकि ईडी की कार्रवाई अगर हो भी रही है तो इसमें डरने की क्या कोई बात है? निकल के नहीं आती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का भय है। अगर लोग ईमानदार है, अधिकारी ईमानदार है, उनके द्वारा ईडी के द्वारा लगाया गया जो है आपके ऊपर अगर सत्यता है और आप उससे पाक साफ होकर निकल के आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का भय है डर। तो अगर आप ईमानदार है तो डिपेंड करता है कि आपकी ईमानदारी के पीछे सब कुछ डिपेंडेंसी बनी हुई है। अगर इस तरीके के कोई मतलब जो कैश है, हार्ड कैश है या काला पैसा है या किस डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी कुछ नजर आती है, तो वैसे भी ईडी अगर इस सब चीजों पे काम कर रही है तो कुछ सोच समझ के पूर्व के अनुसंधान के ऊपर कर रहे हैं, कुछ उनके पास निश्चित तौर पर साक्ष्य होंगे, इसीलिए उस तरीके का कार्य कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को जो नीट एंड क्लीन पाक साफ अधिकारी है, लोग हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की भय की जरूरत है। करेगा वही जिसने कुछ गलत काम किए, और ऐसा नहीं कि ये जिन अधिकारी पे हुए हैं और ये बहुत नीट एंड क्लीन और साफ सुथरे आदमी रहे हो या इनके ऊपर पुराने कोई आरोप नहीं लगे हो या पुराने इनके ऊपर जांच न हुई हो। इसके पूर्व भी जांच हुई थी, लेकिन ये बात भी सच है कि अब जांच बहुत हो चुका है। जनता जानना चाहती है कि क्या है। आप 3 साल से ईडी की रेड कर रहे हैं, लोगों को आप बता नहीं रहे हैं,
वो कह रहा है, अब जनता जानना चाह रही है ना, क्यों 5 साल है तो आप उनको छोड़ क्यों नहीं दे रहे? हमेशा से आप ईडी की रेस करके किसी तरीके के एक तार्किक अंत तक इसको नहीं ले जा पा रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी तक इसको नहीं ले आ पा रहे हैं, तो आप ये भय दिखाने की साइकोलॉजिकल कोशिश इसको बोली जा सकती है। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से इसको देख रहा हूँ, लगातार ईडी का भय तो बना हुआ है, लेकिन ये सैन्य क्या चाह रहे हैं और किस जगह लेके जा रहे हैं, और उसका कोई प्रतिफल निकल के कोई नहीं आ रहा है। जनता 3 करोड़ जनता ये जानना चाहती है, ये अधिकारी हो, नेता हो, जो भी हो, अगर वो करप्ट है, उनके पास डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी है, तो भी आप बताइए, और अगर नहीं है तो फिर इस तरीके का ईडी और मानहानि के खेल छत्तीसगढ़ की जनता को ना बन रहा है। ये कुछ त्रुटियां हैं, लैकुना है, केंद्रीय जांच एजेंसियां जो भी है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये जो भय का वातावरण होता है, जो आप एक बैलेंस बिगाड़ने की, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसको बिगाड़ने की जो प्रयास और कोशिश है पूर्व में होती रही है। तो हम चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है, जिनसे भी आप संवाद करो, जितने भी युवाओं से मिलो, पत्रकारों से मिलो, तो वो चाहते हैं कि इसका कोई हल निकल के आना चाहिए। क्योंकि 3 साल से लगातार यही चीजें हो रही हैं, कभी 10 क्या, कभी 12 क्या, 15 क्या। तो अगर अधिकारी शामिल है, सत्ता के लोग शामिल हैं, तो कुछ कीजिए ना। ईडी का अनुसंधान और रिसर्च क्या हो रहा है, आखिर अंत में क्या निकल के आ रहा है? तो भय की दुकान को मुझे लगता है कि शायद बंद होनी चाहिए। तो धनंजय जी और सीएम साहब जो कह रहे थे कि अगर जो भी क्लियर है, वो क्लियर, जो साफ सुथरी चीज है उसको आप सामने लाइए। उनको ईडी का विरोध नहीं है, लेकिन ईडी के बिहाफ में जो अधिकारियों को डराया जा रहा है, उनको भय बैठाला जा रहा है, उसका विरोध वो कर रहे थे। बिल्कुल, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी। धनंजय जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ईडी के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस पर डरने की कोई जरूरत है? क्योंकि अगर जांच हो रही तो जांच होने दीजिए ना, गड़बड़ी नहीं होगी तो डरने की क्या जरूरत है? हम कहीं भी नहीं डर रहे ना, कार्रवाई से विरोध, कार्रवाई पर जैसे पत्रकार महोदय ने कहा कि पब्लिक चर्चा कर रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अगर कोई फॉल्ट है हमने लाई जनता के बीच में, हम जनता को संदेश देना चाह रहे हैं ना, तो कि छवि ईदुमी करना है इन संस्थाओं के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, ईडी जैसी संस्था जो एक विश्वसनीय संस्था होती थी, बीते 8 साल में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ईडी की सबसे ज्यादा छवि धूमिल हुई है कि विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट किया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार 8 साल में सफल हो चुकी है जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करने में। और कांग्रेस के नेता हो चाहे अन्य विपक्षी दल के नेता हो, लगातार उनके गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्या इसीलिए उनको डराया जा रहा है? मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 8 साल के भीतर में ईडी ने, मतलब जिस दिन से ईडी का जन्म हुआ और आज 8 साल के भीतर में ईडी ने 5422 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें से 8 साल में 5310 प्रकरण नरेंद्र मोदी सरकार में दर्ज हुए। मतलब उसके पहले 112 प्रकरण थे ना, और ये 5310 जो प्रकरण है उसमें 95% प्रकरण उनपे दर्ज किया गया है, उनके छापामार कार्रवाई किया गया है जो विपक्षी दल के नेता हैं, और कुछ जो है शेष अधिकारी लोग हैं, और किसी भी प्रकरण में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। 5310 जो प्रकरण है और 112 को अगर मिला लेते तो 5422 होता है। इसमें मुश्किल से जो कांग्रेस शासन काल के दौरान जो कार्यवाही हुआ था न्यायालय में, वही बस कार्यवाही हुआ है। बाकी जो प्रकरण है सिर्फ राजनीतिक खिलौने की तरह ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां विपक्षी सरकारें हैं उस सरकार को गिराने के इस्तेमाल किया जा रहा है, डराया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं है। हम तो कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी को, आप बताइए वो 40 अधिकारी कौन है जिस पर आरोप लगा रहे हैं ईडी ने कार्रवाई किया है? डालिए पब्लिक डोमेन में, छवि धूमिल मत करिए। बताइए आपने जो आरोप लगाया है इसे तथ्य आप दीजिए। ये तो आप हमेशा की तरह जैसे भाजपा नेताओं को 420 और फ्रॉड बातें करने की आदत है, ऐसी बात डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं। आप दोनों के पास सबूत दीजिए ना, पब्लिक के बीच में आपको जाना है ना। हम तो न्यायालय जाएंगे अगर आपने माफी नहीं मांगा तो, और न्यायालय जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं, तथ्यागत बात कर रहे हैं। जैसे नान घोटाले में डायरी जब्त हुआ था, जिसमें रमन सिंह के यहाँ सरकार से मैडम सीएम को ने पूछा गया जिसको पैसा जाता है, ऐश्वर्या रेसिडेंसी में पता नहीं रमन सिंह के कौन रिश्तेदार था, उसको नान घोटाले का पैसा जाता था। मैंने कहा डीकेएस घोटाला, डॉक्टर रमन सिंह के दामाद जिसने डीकेएस जो गरीबों का अस्पताल था उसको गिरवी रखने का काम किया है, उसे बैंक मैनेजर पर कार्रवाई हुआ है, उसका दामाद भी जमानत पर है। चिटफंड घोटाले का मैंने जिक्र किया जब अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ये तथ्यागत चीज है ना, आरोप नहीं थे। आप राजनीति कर रहे हैं तो कुछ भी आरोप लगा देंगे, ये संभव नहीं है ना। आपको तथ्य देने होंगे। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो विश्वसनीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जिसके लोकप्रियता के चलते आरएसएस परेशान है, जिसके चलते भाजपा परेशान है, उनके सभी को डैमेज करने के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करिए। रमन सिंह जी को आज मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, तथ्य प्रस्तुत करिए
और जो व्यक्ति निष्पक्ष होता है ना, जो व्यक्ति कोई पाक साफ होता है, वही बात कर सकता है। भूपेश बघेल जी पाक साफ है, इसे डंके के छोर पर बात कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हो रमन सिंह जी को। वाकई में उसमें क्षमता है तो तथ्य लाए तो माफी मांगे। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी मैं। उचित सर, जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी लगातार खड़े होते हैं और एक ही बात सामने आती है कि बीजेपी राजनीतिक खिलौने के तौर पर ईडी और सेंट्रल एजेंसियों को इस्तेमाल करती है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये बातें बार बार क्यों सामने आती हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है कि पूर्व के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। चाहे आप अन्य स्टेट जिनके मैं नाम लिया, आसाम हो, कलकत्ता हो, सॉरी वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, विपक्ष जहां भी आप देखिए कि कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर लोकप्रिय है या उसको एक अच्छा प्रभाव चल रहा है तो वहां थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, किया जाता है, ऐसे आर्टिफिशियल हो जो बात भी हो। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि 100% सत्य हो, ईडी के 100% केसेस फेक हो, गलत लोगों पे लग रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत चीजें पॉलिटिकल होती है लेकिन कुछ सत्यता भी होती है। सर एकदम सत्यता को उनकी ईडी के नकारा नहीं जा सकता। बस दरख्वास्त लोगों की बात, लोगों की चाहत सिर्फ इतनी है कि ईडी जो करे वो तुरंत करे, बात करे, जो भी फैसले हो, अगर कोई लोग हों इस प्रकार के हों जिन्होंने गलत किया है तो उसे जल्दी से आप दूध का दूध और पानी का पानी और क्रिस्टल क्लियर जैसी पोजीशन में लाके दिखाइए। जिस प्रकार से अगर वेस्ट बंगाल में हुआ है, मुखर्जी जी के यहाँ जो पैसे मिले हैं, इस अकूट संपत्ति मिली है, तो उस तरीके का आप क्लियर कीजिए ना। बस यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है। ईडी उन राज्यों में काम करती है जहां के मुख्यमंत्री लोकप्रिय हो या उनके कब्जे में ना हो या इनकी सरकार में ना हो, ये बात भी सत्य है। मगर 100% केवल और केवल पॉलिटिकल एंगल से ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है। तो सच्चाई भी है जिनके हाथ से कई करेंसी निकल के आ भी रही है। बिल्कुल, धनंजय जी, आपने सुना उचित सर को, उनका ये कहना है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल ही नहीं देखना चाहिए। शिकायत मिलती है उसके बाद ही जांच होती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। जब सबूत मिल जाते हैं उसके आधार पर ही ईडी कार्रवाई करती है। तो इस पर मुझे नहीं लगता है या फिर लगता नहीं कि इस तरीके से सियासत इस पर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सियासत नहीं होनी चाहिए, पर जब सियासत के लिए ऐसी संस्थाओं का जब दुरुपयोग किया जाता है तो सियासत तो बनता ही बनता है। मैंने एग्जाम्पल दिए ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 8 साल में 5310 केस ईडी ने दर्ज किया है। कितने केस पे आपने स्टैंड कर पाया है? 8 साल की बात कर रहा हूँ ना मैं, आज या कल की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में तो आता है ना कि ईडी का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। ईडी तो मैंने कहा ईडी वो संस्था थी जिस पर देश की जनता भरोसा करती थी और ईडी वही कार्रवाई करती थी जहां पे गलत होता था और उस केस को कोर्ट में स्टैंड मिलता था, सजा मिले। कई ईडी ने जो हमारी शासनकाल के दौरान कार्रवाई की है उसमें कई की प्रॉपर्टी भी सीज हुई है। पर 8 साल बताते जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 5310 केस ईडी ने दर्ज किया है। कितने पे कार्रवाई किया है? क्या सारे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुआ? अब 95% केस जो है सिर्फ वहां किया जा रहा है जहां विपक्ष की दल की सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राहुल गांधी जी अगर नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे, जनता उसके साथ खड़ी हुई है, तो राहुल गांधी जी के छवि को डैमेज करने के लिए उसे बुलाएगा। 5 घंटा राहुल गांधी जी गए थे और समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है जो 2G 3G घोटाले का आरोप लगाए थे और सब फर्जी निकल गया। स्थिति यह है कि जो दौरान स्पेक्ट्रम जो बिका हुआ था 2 लाख करोड़ से ऊपर में, आज नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बेच रही है 1.5 लाख करोड़ से नीचे में और 175 लाख करोड़ को समय आरोप लगाया गया था। तो समझ में आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के विश्वास को खो चुकी है। जनता को बताने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो उनके पास ईमानदार नेता है, ना तो जनता पे उस पर भरोसा कर रही है। इसलिए ऐसी संस्थाओं को दुरुपयोग कर रही है और देश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है। जैसे पत्रकार महोदय ने कहा है, आज नौजवान पूछता है अगर ईडी कार्रवाई किया है तो कार्रवाई में क्या निकला है, किस बात का डर है? और ईडी की कार्रवाई चल रही है और डॉक्टर रमन सिंह जी आरोप लगा देते हैं, तो क्या ईडी पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के घर गए थे और बीजेपी के आईटी सेल के लिखे पेपर तो लेके गए हैं क्या? समझ में आता है ना, जब ईडी का दुरुपयोग किया गया है इसमें सियासत हो रही है। ये तो कोई भी सरकारी संस्थाओं पर कहीं कोई उंगली नहीं उठाता है। बिल्कुल धनंजय जी, जो एक और बयान आपकी पार्टी की ओर से आया, कांग्रेस ये कह रही है कि मानहानि का केस दर्ज करेंगे, तो सियासी बयान के तौर पर इसको देखा जाए या वाकई आप लोग ऐसा कुछ करेंगे और कब तक करेंगे अगर करना चाहते हैं तो?
क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, बीजेपी ने अभी तक कोई प्रूफ भी नहीं दिए, ना ही इस पर कोई रिएक्शन अभी तक दिया है। तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारा अगला स्टेप ये है कि डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर जो आरोप लगाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के एटीएम वाला जो आरोप लगा है, इसके तथ्य प्रस्तुत करें। जो 25 रुपए कोले में जो लेने की बात की, उसके तथ्य प्रस्तुत करें, और नहीं तो माफी मांगे या फिर उनके पालाने का दावा हम करेंगे, क्योंकि ये राज्य की जनता के विश्वास का सवाल है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त है। रमन सिंह जी जनता का विश्वास खो चुकी है, तो एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के छवि को डैमेज करने के लिए आरएसएस भाजपा कर रही है। हम एक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, आप जनता के बीच में सबूत को लेकर आइए। जैसे नान घोटाला के डायरी जनता के बीच में आया था, जैसे चिटफंड घोटाले के चीजें सामने आई थी, जैसे डीके घोटाला का आया था, नहीं तो आप ही मान। चलिए, समय की कमी के चलते आपको यही रोकना चाहती हूँ मैं। धनंजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक बड़ा सियासी बवाल यहाँ पर शुरू हो गया है ईडी की कार्रवाई को लेकर। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हम देख रहे हैं। कांग्रेस के अपने आरोप हैं और बीजेपी के अपने आरोप हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और क्या कुछ आरोप हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।